नमस्कार। आज मैं फिर आपके समक्ष एक और क्राइम की घटना लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो मेरे डीआईजी रेंज बरेली रहते मेरे ही एक ज़िले में घटित हुई थी। बहुत हाल की घटना है। इसको मैं आउट ऑफ टर्न यानी अभी पीछे यानी 2020 की तमाम घटनाएं हैं जो आपको बतानी है, आपसे शेयर करनी है। ये घटना 2021 की थी। इस तरह की घटनाएं हमको आपको झकझोर देती हैं, लेकिन समाज को इस तरह की घटनाओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात 28 जनवरी 2021 की है। थाना मीरगंज। थानाध्यक्ष को दिन में करीब 11 साढ़े 11 बजे 112 नंबर के माध्यम से ये सूचना मिली कि गांव अंबरपुर में, गांव के बाहर जो पेड़ इत्यादि लगे हुए हैं उनमें एक लड़का और एक लड़की की डेड बॉडी टंगी हुई है। दोनों की मृत्यु हो चुकी है। दोनों को लोग पहचानते थे। वो गांव अंबरपुर के ही रहने वाले थे और लड़का लड़की दोनों इमीडिएट पड़ोसी भी थे। लड़के का नाम दिव्यानंद गंगवार और किशोरी का नाम लेना उचित नहीं है और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसका नाम लेके अनावश्यक उसके बारे में कहना ठीक नहीं है। मैं उसको किशोरी के नाम से ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मौके पर पुलिस जब पहुंची तो उसने सीन ऑफ क्राइम अच्छी तरह से देखा। पेड़ की डालियों में दोनों टंगे हुए थे। जिस रस्सी से टंगे हुए थे वो रस्सी फसल काटने के बाद फसल के गट्ठर बनाने के काम आती है। पतली रस्सियाँ होती हैं, कई रस्सियों को जोड़कर दो अलग अलग रस्सियाँ तैयार की गई थी। एक रस्सी में लड़की लटकी हुई थी और एक में लड़का लटका हुआ था। फंदे में झूलते दोनों का दूसरा सिरा, यानी जिस रस्सी के एक सिरे में फंदे से वो झूल रही थी, उसका दूसरा सिरा पेड़ के तने में बांधा गया था। जबकि इसका उल्टा होता है कि पहले लटकने वाली जो चीज़ हो, चाहे वो पंखा हो, चाहे पेड़ हो, चाहे घर के भीतर दूसरी कोई ऐसी वस्तु हो, रस्सी को उसमें ऊपर बांध दिया जाता है और फिर नीचे के फंदे में आत्महत्या करने वाले वो अपने आप अपने गले में लगा के और आगे कोशिश करते हैं कि कोई देखे नहीं और उनकी जान निकल जाए। लेकिन ऊपर बंधी हुई जगह वो उसे बांधा नहीं गया था, उसे तने में बांध दिया गया था और फंदे से वो लड़की थोड़ी ज़्यादा ऊंचाई पर और लड़का थोड़ा कम ऊंचाई पर टंगा हुआ था। लड़की अच्छे कपड़े पहने हुई थी, जीन्स की पैंट। लड़का भी जीन्स की पैंट पहने हुए था और शर्ट पहने हुए था। लड़की एक कुर्ती पहनी हुई थी, लेकिन उनका पूरा शरीर धूल धूसरित था, धूल में लिपटा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि ऐसे खेत में जहाँ ताज़ा ताज़ा सिंचाई के लिए पानी लगाया गया है, उसकी गीली मिट्टी भी उनके कपड़ों पर लगी हुई थी। ये मिट्टी उन दोनों के संघर्ष की कहानी अपने आप बता रही थी। इतनी देर में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के एक्सपर्ट्स भी पहुंच गए। बरेली में पुलिस लाइंस में जो कार्यालय है और ज़िले की जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है वो भी, और रेंज की वो भी, ये सभी लोग वहाँ पर पहुँच गए। वहाँ उन लोगों ने सारी फ़ोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की और उनको वहाँ से उतारा गया। उतारे जाने के बाद उन्होंने भी इस पे आश्चर्य व्यक्त किया कि आत्महत्या करने वाले कपल कभी इस तरह से ऊपरी हिस्से को इतनी असावधानी से नहीं बांधते हैं, क्योंकि लटकने के बाद अगर ऊपरी हिस्सा ही खुल गया तो उनका जो पर्पस था वो सॉल्व नहीं होगा। पेड़ पर जाकर एक्सपर्ट्स ने देखा
तो उन्हें रस्सी को खींचने के निशान मिल गए। रस्सी के खींचने के निशान का मतलब जो उन्होंने बताया कि ऐसा लगता है कि पहले फंदे से इनका गला कसा गया, फिर रस्सी को डाल के ऊपर से फेंक कर नीचे पकड़ा गया और फिर 3-4 लोगों ने उसको खींचा और बॉडी धीरे धीरे करके ऊपर चली गई। उस रस्सी की रगड़ उस डाल पर बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही थी और ये दोनों ही शवों के लिए, लड़के और लड़की दोनों के लिए ही ऐसा प्रतीत हो रहा था। ऐसा फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट्स हमारे गए थे उन्होंने कहा कि सामान्य रूप से आत्महत्या करने वाले कपल या लड़के या लड़की इस तरह कच्चा काम नहीं करते हैं। उन लोगों ने ये भी बताया कि पास के खेत से ऐसा लगता है कि इन्हें घसीट कर लाया गया है, घसीटने के निशान हैं और खेत में 5 अलग अलग व्यक्तियों के फुटप्रिंट भी मिल गए। चूँकि ज़मीन गीली थी, ताज़ी सिंचे हुए खेत की थी, वहाँ जो लोग भी गए होंगे उनका पैर धंसा होगा और उस पैर में प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल के उनका फुटप्रिंट निकालने में बहुत आसानी रही होगी। उन्होंने ये भी बताया कि साहब अंदाज मेरा ये है कि 5 लोग होने चाहिए और 5 लोग ही रस्सी से खींच के बॉडी को ऊपर चढ़ा सकते हैं। ये बात हो ही रही थी तब तक गांव वालों ने ये हल्ला करना शुरू किया कि दोनों में प्रेम संबंध थे और दोनों ने सुसाइड कर लिया। पूरा गांव एक स्वर से ही कह रहा था कि साहब सुसाइड है, ये सुसाइड है, सुसाइड है। और इस बात का प्रतिकार या इसको अपोज करने वाला गांव का कोई भी व्यक्ति नहीं था उस समय। एसएसपी भी मौके पर गए। मौके से उन्होंने बताया कि साहब वैसे तो गांव कह रहा है आत्महत्या है, लेकिन फॉरेंसिक के लोग ये कह रहे हैं कि आत्महत्या के जो कारण होते हैं वो मौजूद नहीं हैं। ये बहुत साफ साफ हत्या लगती है। किसने किया, कौन इसके पीछे रहा होगा और कोई क्यों इंटरेस्टेड होगा इन दोनों को मारने के लिए, ये बात की बात है। एसएसपी रोहित संगवान ने, एसएसपी बरेली ने ये कहा कि साहब चूंकि बात में लोगों के राय में या जो लोग यहाँ पर हैं उनके जो वो सोचते हैं उसमें और मौके पर जो फॉरेंसिक्स के लोग बता रहे हैं उसमें बहुत भिन्नता है, इसलिए इस बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और सीएमओ को एक रिक्वेस्ट लेटर जाएगा कि इस बॉडी का पोस्टमार्टम पैनल ऑफ डॉक्टर से किया जाए। पैनल से पोस्टमार्टम कराने के मतलब उसमें 3 डॉक्टर्स होंगे और तीनों अलग अलग फील्ड के होंगे और न सिर्फ उसका पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाए बल्कि उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाए कि किस तरह क्या उनका कंक्लूज़न है वो वीडियो में भी आना चाहिए। उनको उतारा गया, पंचायतनामा भरा गया, पोस्टमार्टम के लिए लाश भेज दी गई। रात में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। उन दोनों को में कुछ एक्सटर्नल इंजरीज थी वो भी लिखी हुई थी और कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन बहुत स्पष्ट था कि इन्हें गला दबा के मारा गया। अगर इन्होंने आत्महत्या की होती तो कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हैंगिंग आता। मार्क ऑफ लिगेचर बहुत स्पष्ट होता है हैंगिंग करने वालों के गले में सामने की तरफ। एक अर्धचंद्राकार बहुत स्पष्ट चोट होती है जो एक जगह जाकर खाली रहती है, मतलब वो पूरी नहीं, रिंग वो पूरा नहीं होता। अगर रिंग पूरा हो गया इसका मतलब कि वो स्ट्रैंगुलेशन है। रिंग अगर पूरा नहीं है तब उसको लिखते हैं कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हैंगिंग। ये बात साफ हो गई कि गांव में जो लोग हल्ला कर रहे थे कि आत्महत्या है, आत्महत्या है, वो किसी वजह से हल्ला कर रहे थे, कोई अल्टीरियर मोटिव उसके पीछे रहा होगा। दरअसल ये हत्या थी। चूँकि ये मामला दिन का था और आसपास बहुत से लोग अपने खेतों में सिंचाई या खेती का काम करने सुबह सुबह आते हैं, दोपहर में 12-1 बजे के आसपास खाना खाने चले जाते हैं, फिर शाम को आते हैं। लड़के के परिजनों ने अगल बगल के खेत वालों से बातचीत करनी शुरू की।
कि कौन कौन उस समय खेत पर था। बहुत जल्दी उनको पता लग गया कि वहाँ और भी लोग थे और जिन्होंने पूरी घटना देखी थी। दिव्यानंद के चाचा राम गुलाम, उन्होंने सबसे बातचीत करने के बाद अपने बाकी परिवार वालों के साथ वो थाना मीरगंज गए और वहाँ उन्होंने कहा कि साहब फलां फलां लोग उस समय मौजूद थे, अपने अपने खेतों में सिंचाई और खेती का काम कर रहे थे और उनसे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है और हत्या लड़की के परिजनों ने की है, जिसमें लड़की के पिताजी, लड़की के 3 चाचा और लड़की का एक भाई शामिल था। सीक्वेंस ऑफ इवेंट जब ये लोग पकड़े जाएंगे तभी पता लगेगा। जिन जिन लोगों का नाम बताया गया कि ये लोग उस समय मौके पर मौजूद थे, थानाध्यक्ष ने उन सबको बुलवाया। एक एक करके उन्होंने सारी बात बताई जो उन्होंने देखी थी, लेकिन ज़्यादातर ने ये कहा कि जब ज़्यादा मारपीट दोनों से होने लगी तो हम लोग डर के मारे वहाँ से भाग गए, क्योंकि लड़की के घर वाले, लड़की के माँ बाप और भाई बहुत ही दबंग हैं गांव में। लेकिन थानाध्यक्ष भी मुतमईन हो गए कि यह हत्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसको हत्या कह ही रही थी, हत्या में मुकदमा लिखा ही जाना था। तत्काल उनसे तहरीर लेके थाना मीरगंज में मुकदमा लिखा गया। ये उसी 28 तारीख को, 28 तारीख की शाम को, जिस दिन पोस्टमार्टम हुआ था, जिस दिन की ये घटना है, उसमें 5 लोग नामजद हुए। किशोरी के पिता तेजराम, भाई टिंकू, चाचा रामस्वरूप, तोताराम और ओम प्रकाश। पुलिस ने घेराबंदी की और सवेरे तक ये सभी गिरफ्तार होकर आ गए। पूछताछ का सिलसिला शुरू होने ही को था, लेकिन इन्होंने बेशर्मी की सारी हदें पार करके उन्होंने कहा मुझे हाथ लगाने की ज़रूरत है, मैं सारी बातें बताता हूँ। सारी बात उन्होंने बताई कि हम लोग करीब, हमें ये सूचना मिल गई थी कि ये इन दोनों में आपस में प्रेम प्रसंग है, जबकि हम लोग अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं, ठीक बगल में इनका मकान है और हम लोगों के ज़मीन जायदाद के बहुत ढेर सारे मुकदमे चल रहे हैं हम दोनों परिवारों के बीच। ऐसे में जब हम 2 परिवारों की रंजिश है, बहुत ढेर सारी मुकदमेबाजी चल रही है, ऐसे में हमारे घर की लड़की हमारे दुश्मन के घर के लड़के से प्यार मोहब्बत करे, ये हमें मंजूर नहीं था। बहुत दिनों तक पता नहीं लगा। जब पता लगा तो इस काम के लिए किशोरी की भाई टिंकू को लगाया गया। अलग अलग तरह की बातें गांव वाले बताते थे कि फलां जगह मिली, ढिकाना जगह मिली, लेकिन एक साथ हमको कभी ये दोनों नहीं मिल पाए। वो इसलिए भी नहीं मिल पाए कि इसी बीच में दिव्यानंद हरियाणा चला गया। ट्रैक्टर और जो कंबाइन होता है, क्योंकि बड़ा किसान था, ज़्यादा ज़मीन थी उसके पास, तो कंबाइन मशीन जिससे बड़े खेतों की या बड़ी बड़ी जो फसलें होती हैं उनकी कटाई का काम होता है, तो उसको चलाना वो नहीं जानता था। शायद उसके दिमाग में था कि एक बार चलाना जान लूँ, समझ लूँ कितना इसमें पैसा लगता है, कितना खर्चा होता है, तो इसको ख़रीदा भी जा सकता है। हरियाणा गया अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ और काफ़ी दिन तक वहाँ रुका रहा। अभी 4-5 दिन पहले ही वो आया है। टिंकू बराबर दोनों पर नज़र रखे हुए था। घटना वाले दिन पहले दिव्यानंद अपने खेत पर गया। उसने वहाँ अपनी मोटर चालू की, पंपिंग सेट, फावड़ा ले गया और खेत की सिंचाई करने लगा। इसी बीच घर से किशोरी भी पीछे के रास्ते से घूम कर दूर से, ताकि लोगों को शक न हो, उसके पास तक पहुँच गई। टिंकू चूँकि देख रहा था, पहले उसकी समझ में नहीं आया कि ये इस तरफ कहाँ जा रही है, लेकिन फाइनली वो जहाँ वो पानी सी सिंचाई कर रहा था उसी के पास पेड़ों के आड़ में ये पहुँच गई। टिंकू ने फ़ौरन अपने पिता और सभी चाचा को बताया कि दोनों वहीं मिल जाएंगे। अभी किशोरी भी गई है और
दिव्यानंद पहले से ही वहाँ पर खेत की सिंचाई कर रहा है। ये बात सुनकर सभी लोग आग बबूला हो गए। हम लोग वहाँ पहुँचे। लड़की वहाँ से निकलकर थोड़ी दूर वहाँ जो उसका खेत है उस खेत तक खेत में खड़ी हुई थी और इशारों से वो और दिव्यानंद बात कर रहे थे। पहले ही पहुँचते ही चाचा राम स्वरूप ने जोरदार थप्पड़ किशोरी को लगा दिया। इसके बाद उसके भाई ने और उसके पिता ने भी उसे थप्पड़ों से मारना शुरू किया। इसी बीच पिता तेजराम बढ़े जहाँ पर दिव्यानंद अपने खेत की सिंचाई कर रहा था। नज़दीक पहुंचकर उसने आवाज़ लगाई कि ज़रा इधर आओ। चूँकि वो चाचा कहता था, उसने कहा चाचा 1 मिनट पंप बंद कर दूं, आपके पास आऊँगा तो पानी इधर उधर भटकेगा। वो फावड़ा लेकर पानी को जहाँ जहाँ मोड़ना होता है वहाँ उसकी मेड़ बनाई जाती है, वो फावड़े से मेड़ बनाता जा रहा था और पानी को आगे बढ़ाता जा रहा था। उसने पहले पंप बंद किया, फावड़े को वहाँ छोड़ा और सीधे वहाँ पहुँच गया। वो देख तो रहा था दूर से कि इनके लड़की के माँ, लड़की के बाप, चाचा, भाई सब वहाँ पर हैं और शायद उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, और इस वजह से भी उसने तुरंत जाने का निश्चय कर लिया। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है जहाँ ये सब लोग थे, इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता, लड़की के पिता, चाचा उसके और भाई ये उस पर हमलावर हो गए। उसे लात, घूंसों और थप्पड़ों से मारने लगे। किशोरी इसी बीच उसके ऊपर कूद गई और चिल्ला चिल्ला कर कहती रही कि इसकी कोई गलती नहीं है, इसे मत मारो। बाप और चाचा ने कहा ठीक है, इसकी गलती नहीं तो तेरी गलती है, मैं तुझे मारूंगा। फिर सारे मिलके उसको मारने लगे और इस बीच में दोनों ने, दिव्यानंद ने और उसकी और उस लड़की ने, किशोरी ने, दोनों ने वहाँ से भागने की कोशिश की। दोनों भाग रहे थे, इसी बीच 5 लोगों ने उसने दोनों को दौड़ा लिया। दौड़ाने के बाद दोनों को पकड़ लिया और दोनों को मारना शुरू कर दिया। मारने के बाद उन दोनों को पैर से पकड़कर खेत में से घसीटते हुए पानी वाले उस सिंचाई के खेत में जो दिव्यानंद जहाँ पर सिंचाई कर रहा था वहाँ तक ले गए और वहीं पर फिर सबसे पहले किशोरी की गला दबाकर हत्या कर दी। जिस विभत्स तरीके से पूरे घर वाले मिलकर अपनी ही घर की बेटी की हत्या कर रहे थे, दिव्यानंद की रूह कांप गई। उसने पूरा दम लगाकर भागने की कोशिश की। इस बार उसको भी इन लोगों ने उसी खेत में गिरा लिया और 2 लोग उसके सीने पे चढ़ गए, बाकी लोगों ने गला दबाकर उसकी भी हत्या कर दी। परिवार वालों के हिसाब से ये दोनों ही मर चुके थे। इस बीच में चाचा राम स्वरूप ने तोताराम से कहा कि खेत के किनारे जो अपनी झोपड़ी बनी है उसमें बोझ बांधने वाली रस्सियां हैं, ले आओ। तोताराम भाग के गए, वो सब ढेर सारी रस्सियां थी, ले आए। उन रस्सियों को जोड़ा गया। जोड़ने के बाद इन दोनों को पैर से घसीट के पेड़ के पास लाया गया। लड़की के पिता ने और एक फंदा और लड़की के भाई ने दूसरा फंदा बनाया। एक फंदे को लड़की के गर्दन में डाल के उसे कस दिया गया और दूसरे को दिव्यानंद की गर्दन में डाल के कस दिया गया। फिर एक डाल से उसको रस्सी को दूसरी तरफ करके 5 लोगों ने मिलके उसको खींचना शुरू किया। धीरे धीरे बॉडी सरक कर ऊपर हो गई
लड़की का वज़न काफ़ी कम था, इसलिए वो दूर तक टंग गई और फिर उसके जो उसकी रस्सी थी उसको खींच के तने में बांध दिया। फिर दिव्यानंद को इसी तरह, दिव्यानंद का शरीर थोड़ा भारी था तो बहुत ज़्यादा ऊपर तक वो नहीं गई, ज़मीन के नज़दीक ही जैसे जब तक पहुंची, उसके बाद बांध दिया तने में। जब उनको लटकाया जाने लगा तो दोनों के शरीर में हरकत होने लगी। ये देख के कि दोनों की शरीर अब हाथ पैर मारना शुरू किया है, ये पांचों हंसने लगे। जब तक कि दोनों के शरीर, दोनों के प्राण पखेरु उड़ नहीं गए, सभी पांचों हत्यारे हंसते रहे। उसके बाद गांव में जाके बताया कि 2 बॉडी वहाँ टंगी हुई है। वहाँ से किसी ने 112 में फ़ोन किया। 112 में फ़ोन करने के बाद पुलिस आई और FIR हुई। FIR के बाद पांचों गिरफ्तार हो गए। तब तेजराम और उसके भाइयों को जब बुलाया गया तो उनसे बातचीत शुरू की पूछताछ के लिए। मैंने पहले बताया कि वो बेशर्मी से ये सब बताते रहे। कोई उनको न तो पछतावा था, न कोई पश्चाताप था, न उनके चेहरे पे कोई शिकन थी। और उनको बड़ी खुशी थी कि हमने अपनी परिवार की इज्जत गांव में बचा ली। हमारी लड़की दुश्मन के लड़के के साथ प्रेम प्रसंग रचा रही थी, ये हमें मंजूर नहीं था। पांचों को गिरफ्तार किया गया, पांचों को जेल भेज दिया गया। अभी 2-3 महीने पहले की बात है। अभी ट्रायल नहीं शुरू हुआ है, चार्जशीट सबमिट हुई है और ट्रायल होगा। हम इतना आगे निकल गए, हमारी पढ़ाई लिखाई में बहुत ही क्वालिटेटिव चेंज आया है। अंगूठा लगाने वाले अनपढ़ अब गांव में नहीं दिखाई देते। बहुत बुज़ुर्ग हैं आज़ादी के तुरंत बाद की, जिनकी पैदाइश हो तो हम नहीं कह सकते, बाकी अंगूठा लगाने वाले जो पहले बहुतायत में गांव में रहते थे वो नहीं हैं। टीवी ने सूचना की क्रांति पैदा की है। गांव में भी कोई घर ऐसा नहीं है जहां टेलीविज़न न हो। अगर वो डिश नहीं लगवा सकते किसी प्राइवेट ऑपरेटर की, तो दूरदर्शन वाली डिश फ्री में जो आती है वो लगा के पूरा घर टीवी देखता है। गांव का समाचार, टोला पड़ोस का समाचार, जिले का समाचार सबसे अवगत है। और सबसे बड़ी क्रांति की मोबाइल फ़ोन ने। कोई घर ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत, शायद कहीं ऐसे रिमोट एरिया में जहाँ जीविकोपार्जन के लिए कुछ नहीं है, शायद किसी, लेकिन एक परिवार में एक मोबाइल फ़ोन ज़रूर होगा। और जो बिल्कुल अनपढ़ थे, जिन्हें कोई ज्ञान नहीं है, वो भी मोबाइल ऑपरेट करना जानते हैं। अपने बच्चों से बात करने के लिए, अपने घर वालों से बात करने के लिए, उनका नंबर कहाँ होगा, कैसे डायल किया जाएगा, कैसे रिसीव किया जाएगा, चार्जर से कैसे ये पता लगेगा कि बैटरी चली गई है, कब चार्जर में, ये सब जानते हैं। इतना सब होने के बाद भी ये जो हत्या हुई या 2 किशोर, 2 जवान लोगों की, सिर्फ इसलिए कि वो एक दूसरे से प्यार करते थे। बहुत नींद उड़ाने वाली चीज़ें हैं ये, मन खराब हो जाता है। ऑनर किलिंग वैसे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत कम हो गई है, लेकिन ये दैत्य लोग, समाज के तथाकथित ठेकेदार, अपनी तथाकथित इज्जत के लिए आज भी वही कर रहे हैं जो पुरातन काल में होता था। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।